एपिसोड 5 भले ही अद्वैत कृतिका से मिलने नहीं आया था, मगर उसकी आंखों में कृतिका के लिए जो चिंता थी वो किसी से नहीं छुपी थी। जब कल डॉक्टर ज्योति आए तो कृतिका उनकी बाहों में बेहोश हो गई। डॉक्टर ज्योति ने उसे जल्दी से दवाई देने की कोशिश की, मगर नींद में भी कृतिका काफी गाढ़ेड थी। उसने टाइटली अपने दांतों को बंद किया हुआ था, जिससे एंटीडोट उसकी मुंह में नहीं जा रहा था। तब अद्वैत बार बार उसका नाम धीमी आवाज में लेते रहा, जिसके बाद फाइनली कृतिका ने अपने दांतों को रिलीज किया तो दवाई उसे दी गई। जब कल अद्वैत ने कृतिका के हाथों पर वह नाखूनों के निशान देखे थे तो उसकी आंखों में जो कोल्डनेस और डार्कनेस थी, उसे याद करके डॉक्टर ज्योति कांप जाती थी। उन्होंने कई सालों से अद्वैत को देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे वो मौत के कगार पर आकर भी एकदम शांत रहता है। उन्होंने कभी अद्वैत को इतनी गुस्से में नहीं देखा था। डॉक्टर ज्योति, मैं कहाँ हूँ? कृतिका को फाइनली एहसास हुआ कि वो एक अनजान रूम में है, तो उसने पूछा। डॉक्टर ज्योति ने जवाब दिया, यह एक दूसरा घर है अरहान का, जो वसंत कुंज में है। क्या कर ऑफिस गए हुए हैं? कृतिका को अचानक याद आया कि आज जो मंगलवार है, सिर्फ मुझे कर के साथ जाना था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कृतिका उठने लगी तो डॉक्टर ज्योति ने उसे रोकते हुए कहा, ऑलरेडी रात हो चुकी है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था? तुम बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कृतिका किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मैं सचमुच ठीक हूं। क्या तुम खड़ी होकर जंप करके दिखाओगे मुझे कि तुम कितनी ठीक हो? डॉक्टर ज्योति इस जिद्दी लड़की से परेशान हो गई थी। मुझे देखने दो अपना हाथ। डॉक्टर ज्योति ने ऑलरेडी उसके हाथ पर दवाई लगा दी थी, जिसे वो अब तो काफी हद तक ठीक भी हो चुके थे। मैं तुम्हें एक और दवाई देती हूं, उसे रोज लगा लेना वरना निशान हो जाएंगे। डॉक्टर ज्योति बोली तो फिर कृतिका ने हाँ में सर हिलाया, कहा ओके। डॉक्टर ज्योति ने उसे बिठाते हुए कहा, ऑलराइट, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करवाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। डॉक्टर ज्योति के जाते ही कृतिका ने अपना बैग ढूंढा और अपने दोनों फोन उसमें निकले। उसने अपना वर्क वाला फोन चेक किया तो उसमें कोई मिस कॉल नहीं थे, लेकिन उसके पर्सनल फोन पर बहुत सारे मिस कॉल और वीडियो कॉल थे। वह भी अविका और क्रिश के थे। कृतिका ने उन्हें जल्दी से कॉल बैक किया तो तुरंत पिक हो गया और क्रिश गुस्से में बोला, कृति कहाँ है तू? और तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? क्या तुझे नहीं पता कि हम कितना परेशान हो जाते हैं? कृतिका नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो, इसलिए वो झूठ बोली, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, इसलिए मैं होटल में रुक गई और दिन में बिजी थी काम को लेकर, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाए। अविका ने कंप्लेंट की, तुम्हारा बॉस टू मच है, रात के ऑलरेडी 9 बजे बज गए हैं, कहाँ हो तुम इस वक्त? हम तुम्हें लेने के लिए आते हैं। कृतिका बोली, इस वक्त मैं वसंत कुंज में हूँ। क्रिश बोला, ठीक है, फिर कोई कॉफी शॉप ढूंढो और उसके अंदर बैठी रहो, इधर उधर मत घूमना, हम आ रहे हैं। ओके। कॉल कट होने के बाद कृतिका अपनी कमजोरी बॉडी के साथ बाथरूम में पहुंची और फ्रेश होने के बाद उसने कपड़े बदल दिए, जो पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। तैयार होने के बाद जब वो लिविंग रूम में आई और उसे हैरानी तब हुई जब उसे अद्वैत सामने दिखाई दिया। उसने एक टैबलेट पड़ा हुआ था, पक्का वो कोई काम कर रहा होगा। सर, कृतिका ने उसे ग्रिट किया, लेकिन अद्वैत ने सर नहीं उठाया और बस हाँ कह दिया। डॉक्टर ज्योति जी ने उसे खाना देते हुए पूछा, तुमने कपड़े क्यों बदले हैं? कृतिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझे घर ले जाने के लिए। ये सुनते ही डॉक्टर ज्योति ने अद्वैत की तरफ देखा, जो बिना किसी रिएक्शन के टैबलेट में देखे जा रहा था, जैसे उसे कृतिका के रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। डॉक्टर ज्योति ने हेल्पलेसली अपना सर हिला कर कहा, कृतिका पहले ये खा लो, उसके बाद हम बात करते हैं। कृतिका भी जाने से पहले खाना खाने वाली थी, वरना पक्का क्रिश और अविका कुछ चिंता हो जाती। कृतिका पूरा एक बाउल सूप पी गई और उसे एक बॉल और चाहिए था, जिसे देखकर डॉक्टर ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, खाना ठीक से खा रही हो, इसका मतलब है तुम्हारी तबीयत ठीक है। आपकी वजह से ही दो बाउल सूप पीने के बाद कृतिका काफी अच्छा फील कर रही थी और वो बोली, सर डॉक्टर ज्योति, मैं जा रही। कृतिका अपना सेंटेंस खत्म कर पाती उससे पहले ही अनमोल एक बड़े से बॉक्स के साथ अंदर आया। सर, यह मनन सर की तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट, उन्होंने कहा कि आप पर्सनली इसे खोलें, मैंने चेक किया है, इसमें कोई डेंजरस चीज नहीं है, क्या आप उसे खोलेंगे? अद्वैत ने हाँ कहा तो अनमोल ने जल्दी से वो बॉक्स खोला, जिसके अंदर से कुछ एडल्ट आइटम्स मिले। अनमोल ने शर्माते हुए कहा, सर मनन सर, ऐसा कैसे? डॉक्टर ज्योति ने जल्दी से उसका मुंह कवर कर दिया, चुप रहो। कृतिका कुछ नहीं बोली। अफवाह है कि उसके सर कभी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं देखते हैं और उसके बाद उनकी वाइफ की चीटिंग वाली अफवाह चारों तरफ फैल गई। क्या उसके सर में सचमुच कोई प्रॉब्लम है?
कृतिका को नहीं पता था कि उसे अद्वैत के लिए बुरा फील करना चाहिए या फिर उसकी वाइफ के लिए। अद्वैत ने उन सब की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के शांति से बोला, इन सारी चीजों को फिर से पैक कर दो और जब वह वापस आए तो उसके ऑफिस भिजवा देना। ये सर। अनमोल ने जल्दी से सारी चीज वापस पैक कर दी और ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ नहीं देखा और शांति से बोली, सर तब मैं जा रही हूँ। अद्वैत ने उसे नहीं देखा। कृतिका के वहां से जाने के बाद अद्वैत, जिसने कब से अपनी खांसी रुकी हुई थी, वो तेजी से खांसने लगा। डॉक्टर ज्योति बोली, तुम वापस जाओ, मैं तुम्हारी दवाएं फिर से तैयार कर दी है। कृतिका के होश में आने की खबर सुनते ही वो ये दौड़ते हुए आ गया, लेकिन आने के बाद वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह चाहता क्या है। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ देर में अपनी दादी माँ से मिलना है। डॉक्टर ज्योति जानती थी कि वह उसका मन नहीं बदलने वाला है, मगर फिर भी वो बोली, अगर तुम इस बार नहीं जाओगे तो तुम्हारी दादी माँ तुम्हें ब्लेम नहीं करेगी। यहाँ के मेंशंस डिफरेंट थे। यहाँ पर कुछ घरों में प्राइवेट एलिवेटर पर यह पड़ोस में जाना बहुत मुश्किल था। कृतिका जल्दी से उसे जगह से बाहर निकली तो अपने दोस्तों का इंतजार करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। अचानक से अनमोल फिर से किसी भूत की तरह प्रकट हो गया और बोला, मिस श्रीवास्तव सर की मॉम एब्रॉड चली गई है और उनके लोगों से डील कर ली गई है, अब आपको कोई परेशानी करेगा। कृतिका मुस्कराकर बोली, थैंक यू सो मच। अनमोल कुछ नहीं बोला और मुड़कर जाने लगा। तभी कृतिका को क्रिश की कार आती हुई दिखाई दी। वही अनमोल वापस अद्वैत के पास गया और बोला, सर मिस श्रीवास्तव के हस्बैंड उन्हें पिक करने आ गए थे, इसलिए मैंने उन्हें फॉलो नहीं किया। अद्वैत जो स्मोकिंग कर रहा था, उसकी सिगरेट उसके हाथों में जलने लगी और उसके स्किन को भी जलने लगी, मगर उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि कृतिका उसकी नहीं है। उतना हैवी डोज ड्रग लेने के बाद और पूरे दिन और पूरी रात बेहोश रहने के बाद भी उसके पास ये हक नहीं था कि वो उसके साथ रहकर उसका ध्यान रख सके। वो बस डॉक्टर के जरिए उसकी कंडीशन पता कर सकता था। डॉक्टर ज्योति जो साइड में खड़ी थी, उन्हें भी अद्वैत के लिए बुरा लगा। शायद इसे ही कहते हैं सही इंसान का गलत वक्त पर मिलना। जब कृतिका ने कहा कि उसे घर जाना है, वो बस उसे रोकना चाहता था, मगर वो कुछ नहीं बोला। अद्वैत हमेशा से उन लोगों में से था कि जो उसे चाहिए उसे ले लेता था, मर्जी से या फिर जबरदस्ती थे। लेकिन जब बात कृतिका की आती थी तो वह कुछ नहीं कर सकता था। अद्वैत ने दूसरी सिगरेट जलाई तो डॉक्टर ज्योति ने परेशान होकर कहा, अद्वैत तुम्हारा बुखार अभी भी उतरा नहीं है और नहीं तुम्हारा गला ठीक हुआ है, तुम और स्मोक नहीं कर सकते। अद्वैत स्मोक करता रहा और अपने इमोशंस को ठीक करके बोला, मुझे दादी माँ के घर ले चलो। कृतिका में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह क्रिश और अविका को कल रात क्या हुआ वह बता पाए। उसे डर था कि वह लोग उसकी चिंता करने लगेंगे और उनके पास कुछ खुशी के कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने कृतिका की फिजिकल कंडीशन को नोटिस नहीं किया। क्रिश ड्राइविंग कर रहा था और अविका ने एक्साइटेड होकर कहा, कृति कॉपीराइट फीस आ गई है, इस वीकेंड को हम अपना घर ढूंढने चलते हैं। इतने दिनों में कृतिका ने ये बेस्ट न्यूज थी पिछले कुछ दिनों में, जिससे वो बहुत खुश हो गई और बोली, मेरे बस 2 हफ्तों तक बिजी है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ओके। अविनय कुछ प्रॉपर्टी वाउचर निकले और कहा, हमें ये लेक साइड कम्युनिटी बहुत पसंद आई थी ना, मगर हम उसे ऑफर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जब हमारे पास पैसे हैं तो हम वहीं पर जगह लेंगे। लेक साइड कम्युनिटी एक अपग्रेड रेसिडेंशियल एरिया था जहां पर बहुत अच्छी ग्रीनरी, लेक व्यू था, मगर वहां के प्राइस बहुत ज्यादा थे। मगर उन्हें घर 50% इंस्टॉलमेंट पर मिल सकता था। वो लोग 50% पैसे धीरे धीरे चुका सकते थे और उनकी कट इनकम जितनी थी उसमें ये बहुत आसान काम होगा। कृतिका हाँ में सर हिलाया और कहा, ओके, एक बार हमारे पास हमारी अपना घर हो जाए तो मैं दादी माँ को भी यहाँ ले आऊंगी। क्रिश और अलिका ने भी मान गई। अगर उनके पेरेंट्स भी मान गए तो वह लोग उन्हें भी ध्यान ले आएंगे। अगले 2-3 हफ्ते कृतिका अद्वैत के साथ अलग अलग शहरों में ट्रैवल करने में बिजी थी। जैसे ही वो लोग दिल्ली लौटे, अद्वैत कृतिका से बोला, मुझे कुछ पर्सनल मैटर्स को सॉल्व करना है, तुम दोनों काफी दिनों से मेरे साथ भाग दौड़ रहे हो, कुछ दिन की छुट्टियां ले लो और मंडे के दिन काम पर आना है। ये सुनकर कृतिका और शिव दोनों खुश हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अभी रात नहीं हुई थी, इसलिए कृतिका घर जाने के बजाय डायरेक्टर स्टूडियो चली गई। अविका वहां पर मैनेजमेंट और क्रिश ऑपरेशंस दिखता था और कृतिका क्रिएशन करती थी। तीनों एक साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन दोनों के मुकाबले कृतिका बहुत कम ही स्टूडियो आती थी। उसे यहाँ देखकर अविका बोली, तुम फाइनली इतने दिनों के बाद आराम कर पाओगी, जाओ और घर और रिलैक्स करो, यहाँ क्यों आ गई। कृतिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, इस बार मुझे बहुत दिनों की छुट्टी मिली है।
अविका बोली चलो फाइनल है, तुम्हारे बॉस को रियलाइज तो हुआ कि तुम कितना हार्ड वर्क करती हो। कृतिका ने उसके सर पर तपली मारकर कहा मेरे सर बहुत अच्छे हैं, वो मुझे परेशान नहीं करते, उनके बारे में बुरा मत बोलो। अविका बोली ओहो मेरे सर बताओ मुझे पिछले कुछ दिनों में तुम दोनों ने क्या किया। अविका हमेशा ही ऐसे ही सोचती रहती थी और यह सुनकर कृतिका से बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो बोली क्रिश कहाँ है, आज जल्दी घर चलते हैं, मैं तुम दोनों को डिनर पर लेकर जाऊंगी। अविका ने पूछा वाह अचानक से इतनी दयालु कैसे हो गई, क्या तुम्हारे प्रेसिडेंट सर ने तुम्हें बोनस दिया है। मुझे पिछले कुछ महीनों से काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, तो मैं कुछ महीनों में साल भर से ज्यादा कमाई की है, तो सेलिब्रेट तो बनता है। अविका खुश थी और बोली ठीक है, फिर तो हम एक साथ खाना खाकर तुम्हारा बोनस सेलिब्रेट करेंगे। फ्लेवर फ्यूजन कैसा रहेगा। कृतिका इस जगह पर कई दिनों से जाना चाहती थी, मगर उसके पास से वक्त नहीं था। अविका बोली मुझे भी वहां जाना है। वो तीनों काफी अच्छे पैसे कमा लेते थे लेकिन ज्यादा महंगी चीज नहीं खरीदते थे, उन तीनों को सबसे बड़ा फैशन था खाना। तभी अविका बोली मैंने वह सारी चीज बेच दी जो तुमने मुझसे कही थी। वो दोनों नेकलेस बेचने पर ज्यादा तो नहीं मिले और वह तीनों महंगे बैग भी एवरेज कस्टमर को बेचे गए हैं, मगर मुझे फिर भी 2 लाख रुपए मिले हैं, मैंने वह सारे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, चेक कर लो। कृतिका अपने सारे कामों में इस बारे में तो भूल ही गई थी। जैसे उसे पैसे मिले उसने वह पैसे अद्वैत को ट्रांसफर किया और मैसेज भी लिखकर भेजा सर आपने जो गिफ्ट मुझे हैंडल करने के लिए दिए थे वह मैंने बेच दिया है और ये 2 लाख रुपये उनसे मिले हैं जो मैंने आपको भेज दिए हैं, आप प्लीज चेक कर लीजिए। अद्वैत मनन की लव फॉर्म में था जब उसे यह मैसेज मिला। मैसेज पढ़ते वक्त एक्सप्रेशन देखकर मनन ने पूछा क्या हुआ। अद्वैत ने मुंह बनाते हुए कहा क्या मैं ऐसा इंसान देखता हूं जिसे 2 लाख रुपए की जरूरत हो। मनन ने पूछा कौन से 2 लाख रुपए। अद्वैत बोला मैंने अपने असिस्टेंट को कुछ चीजों को हैंडल करने के लिए दिया था, उसने उन्हें बेच दिया और मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए। वहीं दूसरी तरफ कृतिका और उसके दोस्त रेस्टोरेंट पहुंचे। फ्लेवर फ्यूजन लोकल डिशेज के लिए फेमस था, अच्छा एटमॉस्फेयर, टेस्टी खाना और महंगे प्राइसेस, यह एक अच्छा डाइनिंग रेस्टोरेंट माना जाता था। वह तीनों ही आज पैसे खर्च करने की इरादे से आए थे, इसलिए तीनों ने बिना प्राइस की चिंता किए जो मन किया वो ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद कृतिका रेस्टोरेंट में गई और किसी जाने पहचाने इंसान से टकरा गई। उस आदमी ने मुस्कुराकर उसे ग्रिट किया मिस श्रीवास्तव क्या इत्तेफाक है। मिस्टर देसाई, मनन बोला मुझे खुशी हुई कि मैं आपको याद हूं, मुझसे बात हो, क्या आप यहाँ अकेली हैं। कृतिका को उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था, तो उसने जवाब दिया मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ, क्या आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है। मनन हैरान हो गया, तो क्या वो सचमुच चीट कर रही थी। कृतिका वॉशरूम चली गई तो मनन में एक अच्छा टूटे दिल के आशिकों के लिए अरिजीत सिंह का गाना बजवाया और फिर अपनी सीट पर आकर अद्वैत से पूछा क्या ये गाना तुम्हें पसंद है। अद्वैत ने उसे घूर कर देखा और बोला जो बोलना है साफ साफ बोलो। मनन ने आगे आकर काफी मिस्टीरियस तरीके से कहा मैंने तुम्हारी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ पर डिनर करते हुए देखा, क्या तुम उन्हें हाय बोलोगे। अद्वैत ने पीछे घूम कर देखा तो वहां पर सचमुच अविका और क्रिश बैठे हुए थे जो उसके हिसाब से उसकी वाइफ और उसका बॉयफ्रेंड था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अद्वैत बोला और वहां से जाने लगा, वो उनके आसपास नहीं रहने वाला था। मनन जल्दी से उसके पीछे जाते हुए बोला अद्वैत तेरी और उसकी कभी शादी हुई थी, अब डिवोर्स हो गया है, बस शांति से रहो, तुम वहां पर आराम से खाना खा सकते हो, एम्ब्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। अद्वैत ने तुरंत पूछा क्या तुमने उसे बता दिया कि कल डिवोर्स प्रोसेसिंग है। मनन ने अपने फोन निकलते हुए कहा मैं अभी कर देता हूँ, चल वो दिल्ली में ही है तो वो कहीं नहीं जाने वाली है। कृतिका खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी, तभी अचानक उसका पर्सनल फोन बजा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मनन था। मिस श्रीवास्तव, मैंने आपको पहले बताया नहीं, कल आपके और आपके हस्बैंड का डाइवोर्स 9 बजे होने वाला है, प्लीज आप कोर्ट पहुंच जाएगा डिवोर्स प्रोसेसिंग के लिए। कृतिका ने जवाब दिया ऑल राइट। फोन कट होते ही अविका और क्रिश ने पूछा क्या हुआ। कृतिका ने मुस्कुराकर कहा जिंदगी में से 3 जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उनमें से एक हो गया, प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट या फिर हस्बैंड चला गया इस दुनिया से। कृतिका मुस्कुराकर बोली लोअर ने मुझे बताया कि डिवोर्स कल होने वाला है, मैं जल्दी सिंगल होने वाली हूँ। क्रिश बोला आजकल सिर्फ गुड न्यूज ही आ रही है, आज हमें और सेलिब्रेट करना चाहिए। कृतिका ने भी कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, आज ड्रिंक भी करते हैं। वो लोग ड्रिंक करना स्टार्ट करते हैं उससे पहले कृतिका का प्राइवेट फोन बजा।
उसने देखा कि उसके दादी माँ का है तो उसने उठाते हुए कहा, हेलो दादी माँ, मैं विका और क्रिश के साथ डिनर कर रही हूँ। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज आई, क्या ये कृतिका बोल रही है? तुम्हारी दादी माँ बहुत बीमार है, वो इस वक्त उज्जैन के सिटी हॉस्पिटल में है। रात को उज्जैन जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी, इसलिए कृतिका ने अगली सुबह की सबसे पहले फ्लाइट बुक की और 2 घंटे की फ्लाइट के बाद वो सेफली उज्जैन पहुंच गई। कृतिका पूरी रात चिंता की वजह से सो नहीं पाई थी। प्लेन से उतरते ही उसने अपना फोन ऑन किया तो कॉल आया। कृतिका ने डरते हुए फोन उठाया और बोली, हेलो मिस श्रीवास्तव, आपको अपने हस्बैंड के डिवोर्स प्रोसेसिंग के लिए कोर्ट में 9 बजे मिलना था। 9 से ज्यादा हो गए हैं, आप कहाँ हैं? मनन बहुत चिंता में था। अगर इस बार कोई प्रॉब्लम हुई तो अद्वैत उसे जान से मार देगा। कृतिका ने राहत की सांस ली कि उसकी दादी माँ के बारे में कोई बुरी खबर नहीं है, और फिर वो आज की डाइवोर्स प्रोसेसिंग के बारे में याद करके बोली, सॉरी मैं बहुत बिजी थी, प्लीज उसे किसी और दिन शेड्यूल कर दीजिए। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। मनन को लगा वह आज जान से गया। अद्वैत ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, मैं तुम्हें 1 घंटा और दे रहा हूँ, अगर वो 1 घंटे में नहीं पहुंची तो तुम जाओगे यहाँ से। वहां कृतिका ने जल्दी से सपना सूटकेस पकड़ा और टैक्सी बुक करके अस्पताल के लिए निकल गए। टैक्सी राइड के दौरान दोबारा कृतिका को कॉल आया, मिस श्रीवास्तव कल रात तक तो सब ठीक था, आप इतनी सुबह क्या करने लगी? ये सचमुच कृतिका की गलती थी। वो बोली, मिस्टर देसाई, आई एम रियली सॉरी, मैं लेट नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई है और मुझे इसी वक्त उसे डील करना होगा। क्या हम फिर से डाइवोर्स की प्रोसेसिंग किसी और दिन कर सकते हैं? डिवोर्स में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप जल्दी से आकर पेपर वर्क पूरा कर दीजिए, उसके बाद आप जहां चाहे वहां मैं आपको छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा ये? अगर कृतिका अगर डाइवोर्स के लिए हाँ कर देगी तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। वो उसे घुटनों के बल बैठकर माफी भी मांगेगा। मैं इस वक्त दिल्ली में नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे कॉल करना बंद कीजिए, मेरा काम होते ही मैं आपको फोन करूंगी। इतना कहकर कृतिका ने अपना फोन बंद किया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा अपनी दादी माँ की चिंता थी और उसे डाइवोर्स से डील करने का बिल्कुल मूड नहीं था। मनन ने डरते हुए अपने फोन की तरफ देखा। उसे अब समझ में आ गया था कि वह दिल्ली में नहीं है तो वह 1 घंटे के अंदर डिवोर्स के लिए तो नहीं पहुंच सकती। उसने फिर से अद्वैत की तरफ देखा और बिना किसी कॉन्फिडेंस के डरते हुए बोला, अद्वैत, तुम्हारी वाइफ ने कहा कि वो दिल्ली में नहीं है। अद्वैत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें सचमुच उसे जैसी ही लड़की के बातों पर भरोसा है? मनन को भी उसकी बात सही लगी और वो बोला, ठीक है, फिर मैं जाकर खुद उसे ढूंढता हूँ। अगर मुझे पता चला कि वो दिल्ली में है तो मैं उसे जरूर यहाँ लेकर आऊंगा, मुझे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। जब कृतिका अस्पताल पहुंची तो उसकी दादी आईसीयू में ही थी और कृतिका उनसे नहीं मिल सकती थी। उसने सबसे पहले डॉक्टर से अपनी दादी माँ की कंडीशन के बारे में पूछा। उसकी दादी माँ को यूरेनिया था और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट था किडनी ट्रांसप्लांट था, मगर एक सूटेबल किडनी डोनर उन्हें नहीं मिल रहा था और ऊपर से उसकी दादी माँ की उम्र की वजह से ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए सिर्फ एक डायलिसिस ही आखिरी ऑप्शन था। उज्जैन में ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि दिल्ली शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जो इन केसेस में एक्सपोर्ट है, मगर वो बहुत ज्यादा महंगा है। कृतिका के पास फैमिली के तौर पर सिर्फ उसकी दादी माँ थी, इसलिए कितना भी महंगा ट्रीटमेंट क्यों ना हो वो हार नहीं मानने वाली थी। उसने अपना मन बना लिया और बोली, डॉक्टर शर्मा, मैं अपनी दादी माँ को दिल्ली ले जाऊंगी ट्रीटमेंट के लिए। कृतिका का डिसीजन सुनकर डॉक्टर शर्मा ने हाँ में सर हिलाकर बोले, तुम काम से कम अपने अंकल आंटी की तरह अपनी दादी में से पीछा तो नहीं छुड़ाने चाहती? तुम्हारी दादी माँ तुमसे प्यार करती है, शायद इसी वजह से। कृतिका ने ग्लास विंडो से अपनी दादी माँ को मशीनों के बीच में घिरा हुआ देखा तो उसे काफी बुरा लगा। उसने पूछा, क्या मेरी दादी माँ हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहती है? डॉक्टर शर्मा बोले, हाँ, जब वो बेहोशी की हालत में ही थी तो नींद में कृति का नाम बड़बड़ा रही थी। जब वह बीमार हुई तो सबसे पहले अपनी कृति को ढूंढ रही थी और कोई अक्षत भी। बीमारी की हालत में उसकी दादी माँ उसे याद कर रही थी, यह कोई हैरानी की बात नहीं थी, मगर कृतिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके सो कॉल्ड हस्बैंड अक्षत को भी ढूंढ रही होगी। अगर उसकी दादी माँ को पता चला कि वो आज अक्षत को डिवोर्स देने वाली थी तो डर के मारे कृतिका का चेहरा पीला पड़ गया। वो आगे सोच भी नहीं सकती थी। कृतिका का पीला चेहरा देखकर डॉक्टर शर्मा ने इसका कंधा थपथपाते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आज तुम्हारी दादी में ठीक हो गई तो वह ठीक हो जाएगी और उन्हें जनरल वार्ड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अब तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। जब उम्रदराज लोग इस उम्र में अकेले रहते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेज काफी ज्यादा होते हैं।
अगर तुम्हारे दादी माँ की काम में मदद करने वाली वह लेडी टाइम पर उन्हें बेहोश होता हुआ नहीं देखती और एम्बुलेंस नहीं बुलाती तो तुम समझ सकती हो कि उनके साथ क्या हो सकता था। इस बारे में सोचकर ही कृतिका बहुत डर गई। अगर किसी ने टाइम पर उसकी दादी माँ को बेहोश होते हुए नहीं देखा होता तो उसे शायद उसकी दादी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती, बिल्कुल उसके डैड की तरह। उसे बहुत रिग्रेट हुआ और वह बोली, सब मेरी गलती है, मुझे दादी माँ को पहले ही अपने साथ दिल्ली लेकर जाना चाहिए था मगर ऐसा हो ही नहीं पाया। कृतिका डॉक्टर से बात कर ही रही थी, तभी अचानक उसे हाल में से चिल्लाने और कंप्लेंट करने की आवाज सुनाई दी, जिससे कृतिका और डॉक्टर की बातों के बीच में इंटरप्शन हुआ। कृतिका और डॉक्टर की बातों को बाहर से आए आवाजों ने डिस्टर्ब किया। वो बुढ़िया अपनी आखिरी सांस पर है, फिर भी वो हमें अपना बैंक कार्ड और पासवर्ड नहीं बता रही है। वो हमें वो कार्ड नहीं दे रही है क्योंकि वो पैसे उसे छोटी चुड़ैल को देना चाहती है। कृतिका को तुम्हें किसी भी तरह करके उसे बुढ़िया के होश में आते ही पासवर्ड ले लेना होगा ताकि हम उसे छोटी चुड़ैल को कुछ ना ले जाने दे। कृतिका इम्मीडिएटली वह आवाज पहचान गई। यह उसके चाचा कमलेश और चाचा कामिनी की आवाज थी, जो इस वक्त भी उसकी दादी माँ को बचाने की जगह उनके पैसों पर नजर रखे हुए थे। उन दोनों की आवाज में सुनकर डॉक्टर शर्मा ने गुस्से में कहा, कृतिका मुझे लगता है कि तुम्हारी दादी माँ को दिल्ली ले जाना ट्रीटमेंट के लिए इतना आसान नहीं होगा। कृतिका ने कंफ्यूजन में पूछा, डॉक्टर शर्मा आपका मतलब क्या है? डॉक्टर शर्मा खड़े होते हुए बोले, मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। कृतिका डॉक्टर शर्मा के पीछे आईसीयू वार्ड से बाहर आए, तभी उसे कमलेश और कामिनी मेडिकल स्टाफ पर चिल्लाते हुए दिखाई दिए, हमने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने उसे बुढ़िया को एक्सपेंसिव आईसीयू में डाल दिया है। सब जानते हैं कि इसका डेली कॉस्ट कितना ज्यादा है, उसे अभी बाहर निकालो, सोचना भी मत कि हम पैसे भरेंगे। कामिनी आगे बोली, वो बूढ़ी हो चुकी है, उस पर पैसे खर्च करना पैसों की बर्बादी है, उसे हमारे लिए पैसे छोड़कर जाने चाहिए ताकि हमारे बेटे की शादी होने के बाद वो अच्छे घर में रह सके। मेडिकल स्टाफ हर तरह के अजीब फैमिली से मिले थे, मगर इन दोनों की बातों ने उन्हें शॉक कर दिया था। एक नया मेल डॉक्टर तो इतना गुस्सा हो गया कि उसने चिल्लाते हुए कहा, वो पेशेंट तुम्हारी माँ है, तुम दोनों ऐसी चीज बोल भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे खुद का बेटा तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा बुढ़ापे में? बाकी मेडिकल स्टाफ ने जल्दी से उस यंग डॉक्टर को पीछे खींच लिया। वो अभी बहुत यंग था, जो ऐसे बेशर्म लोगों से डील नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनकर कमलेश और कामिनी चिल्लाते हुए बोले, तुम एक डॉक्टर हो और तुम लोग पेशेंट के फैमिली के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे और हमें मेंटल स्ट्रेस देने के लिए कंपनसेशन लेंगे। डॉक्टर शर्मा कृतिका से बोले, लास्ट नाइट जब तुम्हारी दादी माँ को अस्पताल ले जाया गया तो वह लोग कंसर्न फॉर्म पर साइन करने के लिए तैयार ही नहीं थे फैमिली होने के नाते, और लगातार बैंक कार्ड का पासवर्ड पूछे जा रहे थे। ये सुनते ही कृतिका की खूबसूरत आंखें गुस्से से लाल हो गई। ये लोग उसकी दादी माँ से इतने सालों से पैसे लिए जा रहे हैं मगर फिर भी ऐसी हरकतें करने पर उतारू है। कृतिका आगे बढ़ी और उस यंग डॉक्टर के आगे खड़े होते हुए बोली, कंप्लेंट, तुम लोगों में इतनी हिम्मत है? डॉक्टर ने कौन सी बात गलत कह दी? कौन हो तुम? कमलेश और कमीनी ने उसे देखा मगर पहचान नहीं पाए। उन्होंने उसे कई सालों से नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसे नहीं पहचान पा रहे थे। अचानक से कृतिका की आंखों से वह लोग उसे पहचान गए और उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वह लोग यही रखकर उसकी शादी एक किसी अमीर बूढ़े से करवा दे तो उन्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं, उसके बाद उनका बेटा एक अमीरी की लाइफ जी पाएगा। ये सोचते ही उनकी आंखों में लालच आ गया और उन्हें एक दूसरे को तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, ओह ये तो हमारी कृति है, तुम्हें पता है हमने इतने सालों में तुम्हें कितना मिस किया, चलो हमारे घर चलो, हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। कमलेश और कामिनी बोले और कृतिका की तरफ हाथ बढ़ाने लगे तो कृतिका उनके इरादे बहुत अच्छे जानती थी और उनकी आंखों का लालच तो साफ दिखाई दे रहा था। कृतिका ने उन्हें अवॉइड नहीं किया और उनके हाथों को देखकर कोल्डली बोली, आप क्या करना है तुम दोनों को? न सिर्फ कृतिक और खूबसूरत हो गई थी मगर उसका ऑरा अभी इतना पावरफुल हो गया था कि लोग उसकी आंखों में डायरेक्टली देख भी नहीं पा रहे थे। कामिनी थोड़ा डर गई मगर वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहती थी और बोली, इतना सार्कास्टिक होने की क्या जरूरत है, हम तो बस तुम्हें घर ले जाना चाहते हैं। कृतिका ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा, घर? पिछली बार की तरह जब मैं जाकर वापस नहीं आ पा रही थी। उन्हें लगा कि कृतिका कुछ नहीं जानती है मगर सच्चाई ये थी कि वो सब कुछ समझती है। वो उस वक्त बहुत यंग थी और डरी हुई भी, जिसे वो सबूत इकट्ठा करके अपने लिए इंसाफ नहीं ले पाए। कृतिका पास्ट को सामने लेकर आए तो कमीनी और कमलेश ने तुरंत हाथ मार ली और अपना नाटक बंद करते हुए बोले, बेशर्म लड़की,
हमने तो एक परिवार होने के नाते अपने घर बुलाना चाहते थे और तुम पास्ट को लेकर आ रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब लोग उस चीज को भूल गए हैं? कमलेश ने चिल्लाते हुए कहा, सब लोग यहाँ आइए, ये सुनिए कि इस घटिया लड़की ने क्या किया था। अस्पताल में बहुत भीड़ थी, इसलिए वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए। डॉक्टर शर्मा ने चिंता से कहा, कृतिका, हमें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। मगर कृतिका पीछा नहीं हटने वाली थी। उसने मुस्कुराकर कामिनी से कहा, किसकी बात कर रही हो तुम? कामिनी ने कृतिका की तरह इशारा करके चिल्लाते हुए कहा, कौन? क्या? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, बेशर्म लड़की। तुम और तुम्हारी माँ और दोनों ही घटिया थे जो तुम इतनी कम उम्र में ही किसी और के हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी। कमलेश ने भीड़ की तरफ देखकर बोला, क्या याद है आप लोगों को वो कॉलेज की 18 साल की स्टूडेंट जो कुछ सालों पहले एक वाइफ के हाथों उसके हस्बैंड को सेड्यूस करती हुई पकड़ी गई थी, जिसकी अफवाह पूरे उज्जैन में फैली हुई थी। उस चीज ने उस वक्त उज्जैन में काफी हड़कंप मचाया था और वह बात अभी तक लोग भूल नहीं थे। फिर कमलेश ने कृतिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस घोटाले में जो लड़की थी वह यहीं खड़ी है। अब लोगों को याद ही होगा कि यह उस समय उज्जैन छोड़कर कैसे भागी थी, लेकिन अभी कुछ साल ही बीते हैं उस बात को और वह वापस आ गई है ये सोचकर कि सब लोग भूल गए होंगे। ये सुनते ही सारे लोग आपस में कृतिका के बारे में बातें करने लगे, जो बिल्कुल शांति से सब कुछ सुन रही थी। कृतिका को चुप देखकर कमलेश और कामिनी को लगा कि वो अभी भी वही डरपोक लड़की है, इसलिए वो लोग और कहानी बनाने लगे और आदमियों के साथ। बाकी सब लोग ये ड्रामा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने कृतिका को साइड में खींचते हुए कहा, कृतिका, छोड़ो सब तमाशा, मेरे ऑफिस चलो। तभी उस एन डॉक्टर ने कृतिका को डिफेंड करते हुए कहा, हमने सिर्फ सुना है इन सब के बारे में, हमने अपनी आंखों से देखा तो नहीं है। हम आंख बंद करके दूसरों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? सिर्फ सुना है, हमारे पास सबूत के तौर पर वीडियो है, अगर तुम्हें देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। कमलेश ने हंसते हुए कहा, तुम इस बीच क्यों डिफेंड कर रहे हो? क्या ये तुम्हें कोई फायदा देती है? क्या ये तुम्हारे साथ भी सोई है? कहानी बनाना बंद करो। उस यंग डॉक्टर का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया। उसने कृतिका की तरफ देखा जो इतनी इंसल्ट के बाद भी हल्की मुस्कुरा रही थी। पुलिस आ गई है, अचानक से कोई चिल्लाया और सब लोग वहां से भाग गए। पुलिस ऑफिसर कमलेश और कामिनी के पास आकर बोले, कमलेश और कामिनी श्रीवास्तव, आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई है कि आप हॉस्पिटल के इलाज में डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और दूसरे लोगों के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। हम तुम दोनों को अरेस्ट करते हैं। कमलेश्वर कामिनी को अभी भी समझ नहीं आया कि यह सिचुएशन कितनी सीरियस है और वो लोग चिल्लाने लगे, किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया हमने? तुम लोग हमें बिना किसी कारण के नहीं ले जा सकते हो। मैं तुम लोगों पर केस कर दूंगी। तभी भीड़ में से एक आदमी ने आकर कहा, ऑफिसर, ये लोग उस लड़की पर इल्जाम लगा रहे थे, उसका वीडियो है मेरे पास। कमलेश ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाया तो यह मेरा मामला है, इसका किसी और से क्या लेने देना? तभी कृतिका मुस्कुराते हुए उनके पास आई और बोली, मिस्टर एंड मिसेज श्रीवास्तव, मैं पुरानी कृतिका नहीं हूं और तुम लोग मुझसे लड़ने के काबिल नहीं हो। बेशर्म लड़की, तुम बस इंतजार करो। कमलेश ने उसे मारने की कोशिश की मगर पुलिस ने उसे मौका नहीं दिया और उसे वहां से लेकर चले गए। उन दोनों के जाते ही सब लोग वहां से गायब हो गए और सब कुछ फिर शांत हो गया। जो मेडिकल स्टाफ थोड़ी देर पहले उनसे परेशान हो गया था, उसने उस आदमी की तरफ देखा जो सबूत लेकर आया था। वो आदमी कृतिका की तरह के पास आया और उसने कहा, मिस श्रीवास्तव, आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट था। मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट था क्योंकि मुझे पता है कि यह लोग कभी नहीं बदल सकते। कृतिका ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर साफ नजरों से देखते हुए कहा, कुछ दिनों के साथ उनके लिए बहुत कम होगी। मैं हूं हर इंसान को सबक सिखाऊंगी जिसने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। मिस्टर ठाकुर ने हाँ में सर हिलाया और बोले, अभी मैं करता हूं इंतजाम। उज्जैन लेटने से पहले कृतिका को इसी बात का डर था, इसलिए उसने दिल्ली से ही सारी तैयारी कर ली थी और यहाँ अपने लिए एक वकील भी अपॉइंट कर लिया था। इस बार वो किसी को नहीं छोड़ेगी। शाम तक उसकी दादी माँ की कंडीशन ठीक हो गई और उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तब फाइनली दादी और पोती मिले। अपनी दादी माँ को इस हालत में देखकर कृतिका की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। रीना जी ने अपना सर हिलाकर कृतिका के अगल बगल देखा, मगर किसी को ना देखकर उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट पूछा, कृति, क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं आए? उसका पति उसे डिवोर्स लेना चाहता है, मगर उसकी दादी माँ उसके पति से मिलना चाहती है। कृतिका जानती थी कि उसे अपनी दादी माँ का ज्यादा ख्याल रखना है, इसलिए अभी के लिए वो सारे सिचुएशन उन्हें नहीं बता सकती थी। दादी माँ उसके पास वक्त नहीं था।
आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, तब उसे मिल लीजिएगा। अगर कृतिका कहती कि आप इलाज के लिए मेरे साथ दिल्ली चली है तो उसकी दादी माँ कभी नहीं मानती, लेकिन उसके पति से मिलने के लिए वह जरूर मान जाएंगे। ये सुनकर रीना जी की आंखों में भी चमक आ गई और बोली, मगर मेरी हेल्थ कंडीशन। कृतिका ने उनका हाथ टाइटली पकड़ा और बोली, दादी माँ, क्या आप मेरे पति से मिलना चाहती है? तो चलिए मेरे साथ। ऑफ कोर्स रीना जी मान गई। मुझे उससे कितना कुछ कहना है, मुझे तो डर है कि मेरी बातें सुनकर कहीं वह भाग न जाए। कृतिका ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, आप उसकी बड़ी है और अगर वह आपकी बात नहीं सुनेगा तो मैं उसे एक अच्छा सबक दिखाऊंगी। लेकिन मन ही मन वह ये सोच रही थी कि वह अक्षत को कैसे कन्वेंस करेगी, जो उसे डाइवोर्स लेना चाहता है वो कैसे उसके प्लेन में साथ देगा। लगता है मेरी पोती बहुत खुश है। रीना जी इस ख्याल से ही खुश हो गई कि उनकी पोती अपने पति के साथ बहुत खुश है। अपनी दादी माँ की हाँ सुन कृतिका बहुत खुश हो गई और बोली, दादी माँ, मैं अभी चीजें अरेंज करना शुरू कर देता हूँ। रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। रीना जी ने जल्दी से अपने पॉकेट में हाथ डाला मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। तब उन्हें रिलायंस हुआ कि उन्होंने एक अस्पताल गाउन पहना हुआ है और उन्होंने बेचैन होकर कहा, कृति, मेरा जैकेट कहाँ है? जिंदा मत कीजिए दादी माँ, मेरे पास ही है। कृतिका ने जैकेट दिया। उसकी दादी ने वो जैकेट लिया और उसके अंदर एक सीक्रेट पॉकेट से एक बैंक कार्ड निकाल। दादी माँ, कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथों में वो बैंक कार्ड देखा और बोली, मैं अब पैसे बहुत कमाती हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस आप ठीक चाहिए। बेवकूफ लड़की, जो तुम कमाती हो वो तुम्हारे हैं, उन्होंने प्यार से उसका सहला कर कहा। ये पैसे तुम अपने पापा के और मेरी तरफ से अपनी शादी का गिफ्ट समझ सकती हो, तुम्हें ये रखना होगा। ठीक है दादी माँ, मैं रख लेती हूँ। कृतिका अपनी दादी माँ को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर वह यह नहीं लेगी तो वह बहुत परेशान हो जाएंगी। उसने वो बैंक कार्ड अपने पास रख लिया। बहुत अच्छे, रीना जी प्यार से मुस्कुराई। उनके दिल में अगर उनकी पोती ठीक है तो वह मर भी जाए तो कुछ बात नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद अचानक से उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, कृति, तुम्हारे और अक्षत की शादी को तो 1.5 साल हो गए हैं, तो तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई? कृतिका जो पानी पी रही थी, अपने दादी माँ के सवाल से उसे खांसी आने लगी और बोली, दादी माँ, हम अभी तो यंग हैं, हमें बच्चे करेंगे, क्या जल्दी है? यंग? अक्षत 28 साल का है और तुम 24 साल के होने वाली हो, बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? रीना जी ने सीरियसली कहा, मुझे पक्का भरोसा है कि लक्ष्मी का पोता एक अच्छा इंसान होगा, लेकिन आदमियों की नियत का कोई भरोसा नहीं होता है, बच्चे हो जाने से शादी सेटल हो जाती है। कृतिका इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, दादी माँ, काफी लेट हो गया है, आपको आराम करना चाहिए। रीना जी ने पूछा, क्या तुम मेरे सवाल से चीत गई हो या फिर एम्बेरूस हो किसी बात को लेकर? कृतिका शांत हो गई। उसने तो शादी के बाद अपने पति को कभी देखा ही नहीं है, प्रेग्नेंट होना तो दूर की बात है। वो बोली, दादी माँ, आप जानती हैं ना, 6 महीने पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है, मुझे बहुत काम होता है, मैं इस वक्त बच्चे कैसे कर सकती हूँ? रीना जी ने सोचते हुए कहा, तुम्हारी बातों में पॉइंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, मगर एक लड़की के लिए करियर भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंस हो। कृतिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली दादी माँ, आप एक टीचर हैं तो आपके पास एक अलग नजरिया है। रीना जी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम मुझे मस्का मत लगाओ। फिर कृतिका बोली, क्या मैं अपनी अमेजिंग दादी माँ की तारीफ भी नहीं कर सकती? रीना जी हंसने लगी। सच ये था कि सिर्फ अपनी पोती को सामने देखकर वो बहुत खुश हो जाती थी। दादी पोती थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते रही और आखिर में रीना जी सो गई। अपनी दादी माँ को अच्छे से सुलाने के बाद कृतिका ने अपना पर्सनल फोन निकाला और जैसे ही उसे ऑन किया, उसे मनन के बहुत सारे मिस कॉल दिखे। कृतिका हॉस्पिटल रूम से बाहर आई और उसे वापस कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसे मनन की फ्रस्ट्रेटेड आवाज सुनाई दी, मिस श्रीवास्तव, अब क्या करना चाहती हैं? कृतिका ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करके जवाब दिया, मिस्टर देसाई, प्लीज अपनी क्लाइंट को बोल दीजिए कि मैं इस वक्त डिवोर्स नहीं कर सकती। मनन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, हम इस बात के लिए पहले तैयार हुए थे, डिवोर्स पेपर साइन हो गए हैं, सिर्फ चीजों को फाइनल करना है, आप क्यों अब पीछे हट रही है? कृतिका ने जवाब दिया, मुझे बस पोस्टपोन करना है, डिवोर्स को कैंसिल के नहीं। मनन ने पूछा, और ऐसा क्यों करना है आपको? कृतिका ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, मेरी दादी माँ सिक है और वो अपने ग्रैंडसन इन लो को यानी मेरे हस्बैंड को देखना चाहती है। अगर मैं उन्हें बता दूंगी कि मेरा डिवोर्स हो रहा है तो उन्हें बहुत दुख होगा। एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं उन्हें बात कर डिवोर्स आगे बढ़ा दूंगी। मनन ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस श्रीवास्तव, प्लीज आप सीधे बात कीजिए।
अगर आपकी दादी माँ को आपके पति से मिलना है तो आप अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जाइए ना, आप मेरे क्लाइंट को इन सब में क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? कौन सा बॉयफ्रेंड? कृतिका बोली। तब जाकर उसे याद आया कि रेस्टोरेंट में मनन से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बॉयफ्रेंड का बहाना बना दिया था। मनन को भरोसा था कि कृतिका डिवोर्स नहीं चाहती है, इसलिए अपनी दादी माँ की बीमारी का बना बना रही है, या फिर उसे ये भी शक था कि उसे शायद अपने हस्बैंड की असली आइडेंटिटी पता चल गई है, इसलिए उसे पैसे चाहिए। इसलिए वो बोला, अपनी कीमत बताइए। कृतिका हैरान हो गई और बोली, कौन सी कीमत? मनन बोला, वही कीमत जो आपको चाहिए। क्या आपको नहीं पता? कृतिका ने जवाब दिया, मुझे बस अपनी दादी माँ की तबीयत ठीक चाहिए। मनन ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या इसमें आपको भी भरोसा हो रहा है? आपको उससे प्यार नहीं है तो फिर आप जिद्दी क्यों बन रही हैं? उसके एरोगेंट और सार्कास्टिक टोन ने कृतिका को गुस्सा दिला दिया और वह बोली, हमारी शादी प्यार के लिए नहीं हुई थी। मैं उससे प्यार करूं या नहीं इसे क्या फर्क पड़ता है? मनन उसके जवाब से थोड़ा हैरान हुआ, मगर बोला, कितने पैसे चाहिए डिवोर्स के लिए? सीधे सीधा बताओ मुझे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। कृतिका को अब उससे बात नहीं करना था, इसलिए उसने कॉल कट कर दिया। जब उनकी शादी हुई थी तो बस उनके बड़ों की खुशी के लिए हुई थी। उसने शादी से पहले पूछा भी था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। भले ही उनकी शादी प्यार करूं लिए नहीं हुई थी, लेकिन कम से कम वो लोग अपने परिवार की खुशी के लिए नाटक तो कर ही सकते थे। मगर वह अचानक से शादी के बाद ही गायब हो गया और वापस आया तो कहता है कि उसे डिवोर्स चाहिए, और अब जब उसे रिश्तों पर भरोसा ही नहीं है तो उसे भी इस तरह का हस्बैंड नहीं चाहिए। मनन कॉल करने के बाद से वापस अद्वैत को कॉल करके बोला, अद्वैत, तुम्हारी वाइफ बहुत अनरीजनेबल है। वो अब डिवोर्स ना देने के लिए झूठ बोल रही है कि उसकी दादी माँ बीमार है, मगर चिंता मत करो, इस बार मैं मेक श्योर करूंगा कि। अद्वैत ने एक आईब्रो उठाते हुए उसकी बात को बीच में रोककर कहा, उसकी दादी माँ बीमार है? मनन ने कहा, हाँ, यही तो वो बोल रही है। अद्वैत जानता था कि उसकी दादी माँ और उसकी वाइफ की दादी में दोनों दोस्त हैं, इसलिए तो उनकी शादी भी हुई थी। इसलिए उसे भरोसा था कि वो कम से कम अपनी दादी माँ को बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी। वो बोला, मैं उसे कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, वह अपनी दादी माँ का ख्याल रखें और उसकी दादी माँ के ठीक होने के बाद हम डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे। मनन को नहीं लगता था कि अद्वैत कोई इतना अच्छा इंसान है। उसने डाउट करते हुए पूछा, क्या तुम श्योर हो? यस, अद्वैत ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी भी एक दादी माँ थी, इसलिए वह ऐसा करेगा। दादी माँ का जिक्र होते ही उसने अपनी दादी माँ को कॉल लगाया, जो उसकी डाइवोर्स की बात सुनकर गुस्से में थी। लेकिन कॉल हाउसकीपर ने उठाया और जवाब दिया, अद्वैत सर, उन्होंने कहा कि वो आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती। अद्वैत ने अपना सर हिलाकर कहा, दादी माँ को बता दीजिए कि उस लड़की की दादी माँ बीमार है। क्या क्या तुम कह रहे हो कि कृतिका की दादी में बीमार है? लक्ष्मी दादी की आवाज दूसरी तरफ से सुनाई थी। ऐसा कब हुआ? तुम्हें मुझे जल्दी बताना चाहिए था। अद्वैत को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। वही कृतिका शांति से बैठकर अपनी दादी माँ को देख रही थी। कुछ सालों पहले जब वह उन्हें छोड़कर गई थी तब उसकी दादी में बहुत अच्छी दिखती थी, मगर लगता है कि इन कुछ सालों में उनकी उम्र दोगुना बढ़ गई है। उनके पास एक अच्छी पेंशन थी, इसलिए उन्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ती थी। कृतिका को हमेशा लगता था कि उसकी दादी माँ खाली नहीं बैठ सकती है, इसलिए ऐसा करती है, मगर आज जब उन्होंने उसके हाथों में वह बैंक कार्ड रखा तब उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी माँ ये सब कुछ उसके लिए करती है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी की पाए। इस बारे में सोचते हैं कृतिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ नहीं है और उसके डैड बहुत सालों पहले इस दुनिया से चले गए, मगर उसे अपनी दादी माँ से भी उतना ही प्यार मिला है। उसकी दादी माँ की वजह से ही वो आम बच्चों की तरह स्कूल जा पाई, अपने फेवरेट कॉलेज जा पाई और ऐसी नौकरी कर पाई जो उसे पसंद थी। मगर उसने अपनी दादी माँ का ख्याल नहीं रखा। अचानक कृतिका का फोन बजा। उसने अपने आंसू पहुंचे तो देखा कि लक्ष्मी दादी का नाम फ्लैश हो रहा था। वो वार्ड से बाहर गई और मुस्कुराकर कॉल उठाकर बोली, दादी माँ। उसकी आवाज से लक्ष्मी दादी समझ गई कि वो रो रही थी और बोली, कृतिका, क्या तुम रो रही थी? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी दादी माँ की कंडीशन खराब है? कृतिका ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और बोली, डोंट वरी, दादी माँ बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने कहा है कि ट्रीटमेंट ठीक से चलने पर वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। लक्ष्मी दादी ने फिर भी परेशान होकर कहा, हुआ क्या है उसके साथ? बताओ मुझे। अगर उसे यहाँ आने की जरूरत है तो मैं कहूंगी कि अक्षत अरेंज कर दे सब कुछ। कृतिका लक्ष्मी दादी को परेशान नहीं करना चाहती थी और ना ही उसे अक्षत का एहसान चाहिए था। वो बोली, नहीं, कुछ नहीं हुआ है।
जब कृतिका इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी तो लक्ष्मी दादी ने भी से आगे नहीं बढ़ाया और थोड़ी देर भी शांति के बाद बोली, कृतिका सॉरी, मेरी वजह से ही तुम्हारी और अक्षत की शादी हुई थी। मैंने तुम्हारी दादी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, लेकिन अब। कृतिका ने अंदाजा लगा लिया कि अक्षत ने जरूर अपनी दादी माँ को डाइवोर्स के बारे में बता दिया होगा, इसलिए बोली, यह सब हमारे बीच का डिसीजन है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, प्लीज अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा। उसके दिल में लक्ष्मी दादी हमेशा उसे अपनी दादी की तरह ही प्यारी थी। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसके ऐसे बिहेवियर से लक्ष्मी दादी और गिल्टी फील कर रही थी और वो बोली, कृतिका मैं तुम्हारे और अक्षत की शादी के बाद तुम्हें बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी दादी माँ के साथ तुम अपने रिश्ते की बहुत फिक्र थी। अक्षत शादी के तुरंत बाद ही काम के लिए बाहर चला गया और उसने तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मुझ में हिम्मत ही नहीं थी तुम्हारा या फिर तुम्हारी दादी माँ का सामने करने की। कृतिका ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लक्ष्मी दादी उसे कांटेक्ट नहीं कर रही। इसका कारण ये हो सकता है। वो बोली, दादी माँ चिंता मत कीजिए, मेरे अक्षत के बीच कुछ भी हो उसे आपकी और मेरी दादी का रिश्ता या फिर आपको और मेरा रिश्ता नहीं खराब होगा। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, तुम कितनी अच्छी हो, मेरे पोते की किस्मत खराब है। लक्ष्मी दादी की बात सुन कृतिका ने हंसते हुए कहा, शायद हमारी किस्मत में ही एक साथ नहीं रहना लिखा था। कृतिका को अपनी दादी माँ के साथ तब तक रहना था जब तक उनकी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती और दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने जितनी फॉर्मेलिटी है वो पूरी नहीं हो जाती। उसने फोन पर ही छुट्टी ले ली थी तो अद्वैत ने भी 4 दिनों की छुट्टी दे दी, लेकिन दिन जल्दी बीत गए, इसलिए उसे अपनी 10 दिनों की एनुअल छुट्टी लेनी पड़ी। कृतिका की कंपनी में ना होने की वजह से शिव को उसका सारा काम संभालना पड़ रहा था। वो रोज की तरह अद्वैत के ऑफिस में काफी लेकर आया और अद्वैत को जो डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था उसे देते हुए बोला, सर आज मॉर्निंग प्रक्रिया। अद्वैत ने धीरे से ऊपर देखा और शिव के आसपास देखते हुए बोला, कृतिका कहाँ है? अद्वैत के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं था, मगर शिव फिर भी डर गया और बोला, सर कृतिका अपने एनुअल लीव पर है। अद्वैत ने पूछा, वो साल के सबसे बिजी टाइम पर अपनी एनुअल लीव ले रही है? यस सर, शिव ने बोला। उसे अगर अच्छे से याद था तो इन दिनों में अद्वैत की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं थी। जितने भी मीटिंग थी वो सब पिछले महीने हो गई थी। अद्वैत बोला, कॉफी ठंडी है, नई लेकर आओ। शिव ने जवाब दिया, ऑल राइट। वो सोच रहा था कि क्या उसके बॉस ने आज कोई गलत दवाई खा ली है, लेकिन शिव को नहीं पता था कि उसके कुछ दिन काफी बुरे होने वाले हैं। हर दिन वह यही उम्मीद करता कि कृतिका वापस आ जाए ताकि अद्वैत को गुस्से को झेलने के लिए कोई उसके साथ हो। पूरे 1 हफ्ते नर्क और डर में बिताने के बाद और शिव को अद्वैत के साथ मुंबई जाना था सिद्धार्थ और अनुष्का की वेडिंग एनिवर्सरी में। उनके सर्कल में सब लोग जानते थे कि सिद्धार्थ को ये शादी किस हालात में करनी पड़ी थी और उन दोनों के बीच में बिल्कुल प्यार नहीं था, मगर फिर भी वो लोग दुनिया के सामने थोड़ा दिखावा करते थे। सबके सामने वो अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट रखे हुए थे। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, मगर कौन जानता था कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। आमिर बच्चों के साथ यही होता है, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अद्वैत, हम तुमसे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ अनुष्का के साथ उसके वापस आया। उसने शिव को देखा तो पूछा, सिर्फ शिव को ही लेकर आए हो? अपनी खूबसूरत असिस्टेंट को नहीं लेकर आए? क्यों, डर है कि कोई उसे चुरा लेगा? अद्वैत को कृतिका के बारे में कोई मजाक करे यह नहीं पसंद था, इसलिए बोला, अपनी वाइफ पर ध्यान दो, दूसरों की छोड़ दो। हेलो, शिव ने उन्हें पॉलिटली ग्रिट किया, मगर उसके दिमाग में एक सवाल था। वह अद्वैत के साथ कई सालों से था, इसलिए वह उसके सारे दोस्तों को जानता था, लेकिन उसे तो याद नहीं था कि कृतिका कभी उन लोगों से मिली हो। तो वह लोग उसे कैसे जानते हैं? वही कृतिका अस्पताल में अपना बर्थडे मना रही थी। आज वो 24 साल की हो गई थी। इन दिनों में कृतिका अपनी दादी माँ का ख्याल रखना और दिल्ली हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करने में बिजी थी, इसलिए वो अपना बर्थडे पूरी तरह भूल गई थी। उसकी दादी माँ ने ही डॉक्टर शर्मा से कहकर बर्थडे केक और फूल मंगवाए थे। रीना जी ने मुस्कुराकर कहा, कृति तुम 1 साल और बड़ी हो गई हो, चलो विश मांगो। उन्होंने अपनी बात खत्म ही की थी तभी गुस्से में कुछ लोग एक साथ अंदर आए और पहले ही नजर में बताया जा सकता था का उन सबका लीडर कमलेश था, जो 10 दिनों से पुलिस स्टेशन में बंद था। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये छोटी चुड़ैल ही है, इसे ले चलो। तभी वह यंग मेल डॉक्टर जल्दी से कृतिका के सामने खड़ा होते हुए बोला, क्या चाहिए अब तुम लोगों को? कमलेश ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, कितने टाइम सोई है ये घटिया लड़की तुम्हारे साथ, जो तुम हर बार इसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हो?
डॉक्टर का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, घटिया, यह नहीं घटिया तुम हो जो कुछ अच्छा नहीं बोल सकते। कमलेश ने हंसते हुए कहा, ये लड़की तुम्हारे जैसे ही कई को फंसा चुकी है, इसलिए यह मत सोचना कि तुम एक पहले हो। ये सुनकर रीना जी ने खांसते हुए गुस्से में कहा, कमलेश तुम इसी वक्त चले जाओ यहां से। कृतिका कोई और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो एक कदम आगे आई और उसने एक तेज थप्पड़ कमलेश के चेहरे पर मरते हुए कहा, कमलेश श्रीवास्तव, एक और शब्द कहा मेरे बारे में तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उज्जैन में कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार मेरी बेइज्जती करने की वजह से तुम 10 दिन बंद थे। अगर आप लोगों ने इसके ऑर्डर मानकर मुझे यहाँ से ले गए तो वो किडनैपिंग होगी। तो क्या तुम लोगों को पता है कि किडनैपिंग सजा कितनी लंबी होती है? उन लोगों के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर कृतिका आगे बोली, अगर मेरा भरोसा नहीं है तो कोशिश करके देखो, शायद तुम लोगों को डर नहीं है जेल जाने का, लेकिन क्या अपने परिवार के बारे में सोचा है? ये सुनकर वो सारे आदमी और हिचकिचाने लगे। कमलेश ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोटी चुड़ैल की जबान बहुत तेज हो गई है, इसकी बकवास मत सुनो, इसने पहले मुझे मारा था, मैं इसका चाचा हूं, इसलिए इसे डरो मत। कृतिका ने हंसते हुए मिस्टर ठाकुर को बुलाया और बोली, प्लीज इन्हें डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए मिस्टर ठाकुर। मिस्टर ठाकुर ने उसने डॉक्यूमेंट देते हुए कहा, ध्यान से देख लीजिए मिस्टर श्रीवास्तव। पेपर देखकर कमलेश का चेहरा काला पड़ गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम घटिया लड़की, तुमने एक्चुअली में झूठे सबूत तैयार किए हैं कि मैंने अपनी माँ से पैसे लिए हैं और तुम अब उसी के बल पर हमारी माँ और बेटे का रिश्ता खत्म करना चाहती हो। वो उसका काम नहीं है, मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। रीना जी को नहीं पता था, लेकिन कमलेश की बातें सुनकर उन्होंने सब कुछ अंदाजा लगा लिया और कृतिका की साइड खड़ी होगी। कृतिका ने मुस्कुराकर अपनी दादी माँ को देखा तो उन्होंने पलकें झपका दी, जिसका मतलब था कि वो जो चाहे वो कर सकती है। अपनी दादी माँ का सपोर्ट मिलने पर कृतिका को और कोई फिक्र नहीं थी। वो बोली, कमलेश श्रीवास्तव, मेरी दादी माँ ने तुम पर दया खाकर तुम्हें अडॉप्ट किया था और बड़ा किया था, लेकिन तुमने उनकी काफी रिस्पेक्ट नहीं की। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज से और अभी से तुम उनके बेटे नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे कह देने से मैं उनका बेटा नहीं रह जाऊंगा? कमलेश ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन अगर तुम्हें हमारे साथ रिश्ते खत्म करना है तो पहले माँ का घर मेरे नाम पर ट्रांसफर करो और उनकी सेविंग के आधे पैसे मुझे दो। दुनिया में बहुत सारी बेशर्म लोग थे, लेकिन कमलेश जैसे बेशर्म इंसान बहुत कम ही थे, और अगर उसने उसकी दादी माँ की बीमारी में उन्हें इतना टॉर्चर नहीं किया होता तो कृतिका ऐसा कुछ नहीं करती। तुम्हें दादी माँ की प्रॉपर्टी चाहिए? फाइन। कृतिका ने अपनी दादी माँ के सारे मेडिकल बिल निकलते हुए कहा, तो फिर उनके ट्रीटमेंट के पैसे दो और जब वह इस दुनिया से चली जाएगी तो उनका घर, प्रॉपर्टी, सेविंग्स सब तुम्हारे हो जाएंगे। कमलेश का चेहरा बिल देखकर काला पड़ गया। कमलेश जानता था कि रीना जी के मेडिकल बिल और सर्जरी की जो कीमत है वो उनकी सारी सेविंग्स, प्रॉपर्टी और घर को मिलाकर भी ज्यादा हो जाएगी। उसे नुकसान वाली डील नहीं करनी थी, इसलिए बोला, ठीक है, फिर तो आज से मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। कृतिका ने मिस्टर ठाकुर की तरफ इशारा करके कहा, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा मिस्टर ठाकुर, प्लीज इसे लेकर जाइए और प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए। पहले वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब कमलेश ने सोचा कि अगर उनका रिश्ता नहीं खत्म होगा तो उसे अपनी माँ के मेडिकल बिल भरने होंगे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ठीक है, अभी चलकर करते हैं, जितना जल्दी हो उतना बेहतर। कमलेश बाहर निकल गया और उसके साथ आए सारे आदमी भी। उन सब के जाते ही कृतिका कुर्सी पर वापस बैठ गई। उसने वो फेक बिल पहले से ही बनवा लिए थे, इमरजेंसी के लिए उसने कमलेश के लालच का फायदा उठाया था। लेकिन वो खुश नहीं थी। उसे कभी समझ नहीं आता था कि सब लोग हमेशा लड़कियों को ही क्यों गलत समझते हैं, खासकर खूबसूरत लड़कियों को। उसका और उस यंग डॉक्टर के बीच कोई रिश्ता नहीं था। वो डॉक्टर बस अच्छे दिल का होने की वजह से उसकी मदद करना चाहता था, मगर फिर भी कमलेश ने उन दोनों के बारे में गलत बातें बोली। कृतिका ने उस डॉक्टर की तरफ देखकर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इन सब में घसीटा गया। वो डॉक्टर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या सोचा, और ना ही मुझे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से कोई फर्क पड़ता है। आखिर में उसे भी लगता है कि कृतिका के प्राइवेट लाइफ अच्छी नहीं है। कृतिका मुस्कुरा बोली, सचमुच मेरी प्राइवेट लाइफ से आपका कोई लेना देना नहीं है। वो डॉक्टर स्पीचलेस हो गया। वही डॉक्टर शर्मा और बाकी सब शोक में थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि कृतिका ऐसा कुछ कर सकती है। तभी उसकी दादी माँ ने कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है और तुम्हें एम्बेरेस होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तुम विश मांगो। कृतिका की विश भी उसकी तरह सिंपल थी। हर साल वो यही मांगती थी कि उसकी दादी माँ की तबीयत ठीक रहे और उसके दोस्त हमेशा खुश रहे।
विश मांगने के बाद कृतिका ने सबको केक खिलाया तो उसे यंग डॉक्टर ने कृतिका को एक बॉक्स देते हुए कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट है, मुझे उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। उस डॉक्टर के एक्सप्रेशन देखकर उसके इंटेंशन साफ थे। कृतिका के सर में दर्द होने लगा, वो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है तो वह उसे पसंद कैसे कर सकता है। कृतिका ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे डॉक्टर ने बेचैन होकर कहा, मुझे सच में तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। उसे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो उसकी जिंदगी पर एक दाग था। कृतिका ने उसकी तरफ कोल्डली देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना है। तभी उसकी दादी माँ बोली, यंग मैन तुम काफी हैंडसम हो और अच्छी जॉब भी है, अगर कृतिका की शादी नहीं हुई होती तो मैं पक्का तुम्हारी शादी से करवा देती। वॉट? वो डॉक्टर हैरान हो गया और उसने पूछा, उसने शादी कर ली है इतनी कम उम्र में? रीना जी ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ, उसकी शादी को 1.5 साल हो गया है। अगर वो दोनों अभी अपने काम में बिजी नहीं होते और उनके बच्चों की कोई जल्दी नहीं होती तो अब तक मेरे पास मेरा पर पोता होता। ये सुनकर उस यंग डॉक्टर ने उदासी और डिसअपॉइंटमेंट में कहा, वेल कांग्रेचुलेशंस। रीना जी ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। सबके जाने के बाद कृतिका ने अपनी दादी माँ की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी बाहें खोलते हुए कहा, कृतिका अगर तुम्हें रोना है तो मेरे गले लगकर रो सकती हो, तुम्हें मेरे आसपास अपनी इमोशंस कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। कृतिका अपनी दादी माँ के गले लग गई और बोली, मैं उन घटिया लोगों के लिए नहीं रोयोगी। लगता है मेरे कृति सचमुच बड़ी हो गई है। रीना दादी ने उसकी पीठ पर थपथपाते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी घर को बेचने में? चलो हम दोनों एक साथ हमेशा के लिए दिल्ली चलते हैं और इस घटिया जगह पर कभी वापस नहीं आते हैं। मगर दादी माँ, कृतिका ने अपनी दादी माँ को देखा, वो जिस घर की बात कर रही थी उसकी दादी माँ की पूरी जिंदगी वहाँ उसके पापा और उसका दोनों का ही बचपन बीता था। अगर वो घर चला गया तो उसकी दादी माँ के पास लौटने के लिए कोई नहीं बचेगी। उसकी दादी माँ ने उसका सर सहलाते हुए कहा, मेरी कृति से ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, जहाँ मेरी कृति होगी वही मेरा घर होगा। कृतिका को भी यही लगता था कि जहाँ उसकी दादी माँ होगी वही उसका घर होगा, मगर वो उन लोगों का घर नहीं बेच सकते थे। अगले दिन कृतिका उनके साथ दिल्ली निकल गई। अविका और क्रिश उन्हें एयरपोर्ट से लेने आए। क्रिश ने चिंता करते हुए कहा, कृतिका अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग समझती है, इसलिए सब कुछ अपने अकेले हैंडल करने लगती है और हमारी मदद नहीं लेती है। उन्हें डर था कि कृतिका को उज्जैन में परेशान किया गया होगा। वो लोग भी उसके साथ जाना चाहते थे मगर कृतिका ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्हें उसे तो एक अच्छा सबक मिलना चाहिए, अविका ने दांत पीसते हुए कहा, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी दादी माँ दिल्ली आ रही है, मगर उसने अभी तक ये बात छुपाई हुई है कि उसका वो घटिया हस्बैंड और डिवोर्स चाहता है। मुझे पता नहीं कि अब वह क्या करेगी। कृष्ण ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, तुम कितने दिनों से इसी तरह बोल रही हो, तुम्हारा खत्म नहीं हुआ? कितने दिनों से? मैं पूरी जिंदगी उसे आदमी से गुस्सा रहूंगी, अविका बोली। तभी उसे सामने से कृतिका और दादी माँ आते हुए दिखाई दिए तो वो लोग जल्दी से मदद के लिए दौड़े। क्रिश जल्दी से आगे गया और रीना जी की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए कहा, वेलकम टू दिल्ली दादी माँ। कैसे हो बच्चों? रीना जी ने उन दोनों को देखकर कहा और फिर आसपास नजर घूमने लगी। सब जानते थे कि वह किसे ढूंढ रही है। दादी माँ पहली बार दिल्ली आई है ना? जवाब, आप ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको घुमाने ले चलूंगा। कृष्ण ने उनका ध्यान भटकाने के लिए कहा। अविका और कृतिका पीछे सामान लेकर आ रहे थे। अविका ने कृतिका को मारते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि उज्जैन में खतरा है, मगर तुमने हमें अपने साथ नहीं आने दिया। अगर तुम्हें फिर से कोई परेशान करता तो? उसके इस तरह करने से कृतिका मुंह बनाते हुए बोली, अभी क्यों मार रही है यार? गलती हो गई ना, अगली बार नहीं करूंगी। अद्वैत अभी अभी मुंबई से दिल्ली लौटा था। वो ग्रैंड वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से उसकी लग्जरियस कार वहीं से गुजरी और उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। उसे नहीं पता था कि उसकी असिस्टेंट का इतना क्यूट साइड भी है। सर, वो कृतिका है ना? शिव ने भी कृतिका को देखा और मुस्कुराकर बोला, कृतिका, कितना बड़ा इत्तेफाक है तुम हमें यहाँ मिल गई। अपना नाम सुन कृतिका ने गाड़ी की तरफ देखा और वह उनकी तरफ बढ़ने लगी। जब वो थोड़ा नजदीक आए तब अद्वैत ने ध्यान दिया कि वह काफी थकी हुई लग रही है। वो पूछना चाहता था कि क्या उसकी तबीयत खराब है, लेकिन तभी कृतिका बोली, हेलो सर। हेलो शिव। उसकी आवाज बिल्कुल टोन में आ गई थी, जब वह काम करती है जिसमें कोई भी इमोशन नहीं थे। अद्वैत ने हाँ में सर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगा। शिव ने पूछा, तुम छुट्टियां मनाने कहाँ गई थी? कृतिका ने सिंपली जवाब दिया, बस इसी तरह बिना सोचे समझे निकल गई थी। शिव बोला, हम भी ऑफिस ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगी?
मेरी फ्रेंड आई है मुझे पिक करने, कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा। बाद में मिलते हैं सर। शिव ने उसे जाते हुए देखा और फिर अपने आप से ही धीरे से बोला, मैंने कृतिका को कभी ऐसे कपड़ों में नहीं देखा। वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि कोई भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहे। वो अपनी बात खत्म कर ही पाया था तभी उसे अचानक अपने पीछे से किसी की जलती हुई नजरें और मर्डरस ऑरा महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो अद्वैत की चश्मा के पीछे छुपी हुई आंखें डार्क और डरावनी हो गई थी। शिव हैरान हो गया। उसने क्या गलत बोल दिया जो उसके बॉस इतने गुस्से में है? वही क्रिश रीना जी को अस्पताल लेकर गया और सारे प्रोसीजर पूरे किए और अविका उनका ख्याल रखती रही। उनकी मदद की वजह से कृतिका थोड़ा से रिलैक्स कर पाए। शाम को लक्ष्मी दादी भी उनसे मिलने के लिए आई और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर एक ही वक्त पर हो और हंस रही थी। कृतिका उन्हें स्पेस देने के लिए बाहर चली गई। लंबी बातचीत के बाद लक्ष्मी दादी ने कृतिका को अपने पास खींचते हुए कहा, कृति मुझे तुमसे कुछ बात बोलनी है। लक्ष्मी दादी ने कृतिका को ध्यान से देखा। न सिर्फ वह खूबसूरत थी बल्कि मासूम भी थी और प्यारी भी, जिससे लोग उसे और पसंद करने लगते थे। अगर तुम किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे प्लीज बताना, हम फैमिली हैं। और जहां तक बात रही मेरी पोते की, तो अगर तुम्हें जरूरत हो तो अक्षत से कह देना। तुम अभी भी हस्बैंड और वाइफ हो, जब तक डिवोर्स पूरा नहीं हो जाता वो तुम्हारी मदद करेगा। ऑल राइट। कृतिका भले ही मान गई थी मगर वो अक्षत की मदद नहीं लेने वाली थी। लक्ष्मी दादी को बाहर छोड़ने के बाद जैसे ही कृतिका अंदर आई, उसकी दादी ने पूछना शुरू किया, कृति क्या अक्षत का काम खत्म नहीं हुआ है? क्या मैं उससे कल मिल सकती हूँ? ये सुनकर कृतिका समझ गई कि इस मामले का और डिले नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और अपने हस्बैंड को मैसेज भेजा, अक्षत डिवोर्स में डिले करने के लिए आई एम सॉरी। मेरी दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह तुमसे मिलना चाहती है। इस वक्त मैं उन्हें उदास नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें इस वक्त डिवोर्स नहीं दे सकती। अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे और हो पाए तो तुम प्लीज जाकर उनसे मिल लो और उनके सामने एक अच्छे कपल की तरह मेरे साथ नाटक कर लो। उनकी तबीयत ठीक होते ही मैं डिवोर्स दे दूंगी। मैसेज भेजने के बाद कृतिका ने काफी लंबे टाइम तक इंतजार किया अक्षत के रिप्लाई का, मगर उसकी दादी माँ बार बार पूछ रही थी, कृति क्या तुमने अक्षत को कॉल किया? दादी माँ वह अपने काम के साथ बिजी है और वह आधे ज्यादा महीने शहर से बाहर रहता है, शायद उसे वापस आने में कुछ और दिन लग जाएंगे। कृतिका ने जानबूझकर अक्षत को कॉल नहीं किया क्योंकि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और वह जानती थी कि वह उससे बात नहीं करना चाहता, तभी तो डिवोर्स की बात सिर्फ लॉयर ही करता है। रीना जी ने डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर झुका लिया और कहा, आई सी। हेल्पलेस होकर कृतिका ने दूसरा मैसेज भेजा, मिस्टर आहूजा जब आपको यह मैसेज मिले तो प्लीज क्या आप मेरा सवाल का जवाब देंगे? अद्वैत ने जब अपना काम खत्म करके ये मैसेज देखा तो उसके माथे पर बाल बढ़ गए। वह सचमुच उसे लड़की के साथ और कोई एनवायरनमेंट नहीं रखना चाहता था, मगर अपनी दादी माँ के लिए उसने सिंपल जवाब दिया, ओके। जैसे ही उसने मैसेज भेजकर फोन रखना चाहा, एक दूसरा मैसेज आया, थैंक यू मेरी दादी माँ से मिलने आने के लिए। आप कब आने वाले हैं? मैं अरेंजमेंट कर सकती हूँ। अद्वैत ने गहरी सांस छोड़कर जल्दी से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दादी माँ से मिलना है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसकी बातों में कृतिका के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। कृतिका को नहीं पता था कि अक्षत उससे इतनी नफरत क्यों करता है और ना ही उसे जानना था, उसे बस उसके यहाँ आने से मतलब था जिससे उसकी दादी माँ उससे मिल ले। उसने जवाब दिया, ठीक है फिर तो टाइम सेट कर लेते हैं, मैं जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ नहीं रहूंगी। अद्वैत ने जवाब दिया, कल दोपहर मेरी दादी माँ का रूम नंबर 1003 है, सेकंड हॉस्पिटल के 3rd बिल्डिंग में। जब आप आएंगे तो अभी हमारे डिवोर्स के बारे में मत बताइएगा, थैंक यू सो मच। कृतिका ने मैसेज भेजने के बाद थोड़ी इंतजार किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने अपना फोन रखते हुए दादी माँ से कहा, दादी माँ अक्षत ने कहा है कि वो आपसे मिलने के लिए कल आएगा। अच्छी बात है। रीना जी यह बात सुनकर खुश हो गई और फिर थोड़ा नर्वस भी। कृति क्या मैं ठीक दिख रही हूँ? मुझे अपने ग्रैंडसन इन लो पर अच्छा इंप्रेशन जमाना है। कृतिका मुस्कुराई और बोली, दादी माँ वह आपका ग्रैंडसन इन लो है, आपका बॉस नहीं। उसकी दादी माँ ने जवाब दिया, मेरे दिल में वो बॉस से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना उसकी दादी माँ इस तरह बात करती है उतना कृतिका को अपने ऊपर प्रेशर फील होता है और उसे डर था कि कहीं कल अक्षत कुछ बोलने दे। हर बार इस बारे में सोचने पर कृतिका को अपने दिल पर एक भारी बोझ महसूस होता। लेट होता हुआ देखकर रीना जी बोली, कृति तुम्हें कल काम पर भी जाना है ना? तुम घर जाकर आराम करो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। ऑल राइट। पिछले 10 दिनों से लगातार कृतिका हॉस्पिटल में ही थी, जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाई थी। उसकी बॉडी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और कल काम पर भी जाना था, इसलिए उसे घर जाकर आराम करना होगा।
थोड़ी सी बातें नस से करने के बाद कृतिका हॉस्पिटल चली गई और उसने जो उम्मीद नहीं की थी वो अस्पताल के एंट्रेंस पर ही मनन से टकरा गई। मनन ने पहले उसे ग्रिट किया और कहा, मिस श्रीवास्तव, मैंने सोचा कि आप पहले मुझसे झूठ बोल रही थी, मगर लगता है आपकी दादी माँ सच में बीमार है। कौन घटिया इंसान अपनी दादी माँ की तबीयत के बारे में झूठ बोलता है। कृतिका को उससे बात नहीं करनी थी, इसलिए वो बोली, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मनन बोला, मैं आपके हस्बैंड के बिहाफ पर आया हूँ, आपकी दादी माँ को चेक करने। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। अद्वैत ने उसे कॉल करके हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर अरेंज करने के लिए कहे थे उसकी दादी माँ के लिए। उसने उसे पर्सनली हॉस्पिटल आने के लिए नहीं कहा था। मनन के यहाँ पर्सनली आने का दो कारण थे। पहला, वो अपनी आंखों से सारे सिचुएशन देखना चाहता था और दूसरा, उसे कृतिका को मदद करनी थी ताकि आगे जाकर वह डाइवोर्स के लिए फिर मना ना कर दे। अगर बार बार वो अपने काम में फेल होता रहा तो उसके टॉप लॉयर वाली इमेज अद्वैत खराब कर देगा। बस मेरी मदद कीजिए कि उसे याद दिला दीजिएगा कि कल दोपहर को आकर वो मेरी दादी माँ से मिलने और कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें ना बताएं। मनन बोला, चिंता मत कीजिए, अगर उसने प्रॉमिस किया है तो वह आएगा। प्लीज उसे मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा। इतना कहकर कृतिका जाने लगी तो मनन ने उसे फिर रोक तो उसने पूछा, अब क्या चाहिए आपको? मनन ने पूछा, मैं बस क्यूरोस हूं कि आपको इतना अच्छा हस्बैंड अक्षत मिला था तो आप दूसरे आदमियों में इंटरेस्टेड कैसे हो सकती है? क्या मैं थोड़े काम अच्छे इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो सकती हूँ? कृतिका ने उसे गुस्से में कहा और वहां से चली गई। उसने एक टैक्सी पकड़ ली और उसे घर जाकर जल्द से जल्द सोना था ताकि कल वो अच्छे से कम कर पाए। लेकिन जितना वो सोने की कोशिश कर रही थी उतना उसकी नींद उससे दूर भाग रही थी। वो अगली सुबह के 3 बजे तक नहीं सो पाई और कम सोने की वजह और जल्दी उठने की वजह से वो बहुत हाकी हुई थी और अपने आप को एनर्जेटिक दिखाने के लिए उसने आज पहली बार थोड़ा सा मेकअप कर दिया। वो कंपनी टाइम पर पहुंच गई और अद्वैत के लिए काफी तैयार कर दी और अद्वैत के आते ही उसने उसे वह काफी दी। वो एडीबी को रूटिंग शेड्यूल बताकर जाने वाली थी। तभी अद्वैत ने उसे कहा, दोपहर की मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।